दोस्तों हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जैसे तमाम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। इनके जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के बारे में। तो सामान्यतः यह कहा जाता है कि मौद्रिक नीति बहुत ही प्रभावशील है और मौद्रिक नीति के द्वारा बहुत आसानी से हम जो मंदी है और तेजी है उसकी स्थिति को दूर कर सकते हैं। लेकिन जब व्यवहार में हम देखते हैं तो मौद्रिक नीति उतनी प्रभावशील नहीं होती जितनी प्रभावशीलता हमें थ्योरिकली बताई जाती है। मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता में एक लैग पैदा होता है, यानी कि जैसे कोई समस्या घटी और जब समस्या का समाधान किया जाएगा तो उसके बीच में टाइम लैग होता है। इसी टाइम लैग को हम बोलते हैं मौद्रिक नीति अंतराल। तो इस वाली वीडियो में दोस्तों हम आपको मौद्रिक नीति अंतराल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मौद्रिक नीति क्या होती है। देखिए, जब आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने या घटाने का प्रयास करती है ताकि ओवरऑल जीडीपी का लेवल और कीमत स्तर प्रभावित हो सके, उसको हम मौद्रिक नीति कहते हैं। तो बेसिकली जब सरकार के पास मान लीजिए मंदी चल रही है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मंदी है। अब तारीख हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए सिंपल करने के लिए 1 जनवरी 2024 है, हम ये मान के चल रहे हैं। अब 1 जनवरी 2024 को मंदी है, लेकिन ये मंदी को आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा, इसके लिए हमें चाहिए आंकड़े। आंकड़े कौन से चाहिए? या तो हमारे पास औद्योगिक सूचकांक के आंकड़े हों या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े हों। और ये आंकड़े जो हैं वो त्रैमासिक और मंथली बेसिस पे भी होते हैं, कई आंकड़े त्रैमासिक भी होते हैं। तो इसमें टाइम लगता है, यानी कि जब तक हम मंदी तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि 3 लगातार क्वार्टर तक लगातार हमारा जो कीमत बढ़ने की स्पीड जो है वो घट रही हो। यानी कि मंदी को आइडेंटिफाई करने में आप इसको मंदी जो है इसकी सूचना इकट्ठी करने में आपको लगभग 8 से 10 महीने लग जाते हैं, 8 से 9 महीने लग जाते हैं। यानी कि जब आप मंदी की बात करते हो तो मंदी में सबसे पहला पैदा होता है सूचना अंतराल, यानी कि जिस दिन मंदी आई उस दिन सूचना नहीं आएगी। बाजार में मंदी एक दिन में डिसाइड नहीं करती है गवर्नमेंट। बाजार में जब मंदी आती है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर सरकार डेटा इकट्ठा करती है और उस डेटा के आधार पर ये डिसाइड करती है कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक मंदी या वास्तविक तेजी है या नहीं है। ऐसे आंकड़े इकट्ठे करने में हमारे को जो 8 से 9 महीने लग जाते हैं। यानी कि समस्या गर्मी में हुई और समस्या का पहचान करते करते ही सर्दी आ गई। यानी कि जो उपाय आपको गर्मियों में अपनाने चाहिए थे वो उपाय आप गर्मियों में ना अपना के सर्दियों में अपनाएंगे। मान लीजिए किसी कॉलेज में पंखा टूटा हुआ है, तो पंखा टूटा हुआ है तो उसको रिपेयर करना चाहिए तुरंत के तुरंत। लेकिन मौद्रिक नीति इस तरीके से काम नहीं करती। सबसे पहले मौद्रिक नीति क्या करती है? सूचना इकट्ठी करती है, उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन करती है। अब देखिए, सूचना इकट्ठी हो गई, लेकिन सूचना के आधार पर सरकार क्या करेगी? उसका आइडेंटिफिकेशन करेगी कि वास्तव में मंदी है या किसी एक क्षेत्र में मंदी है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अर्थव्यवस्था में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मंदी ना हो, किसी विशेष सेक्टर में मंदी हो। तो सरकार इस बात की पहचान करने में भी समय लगाती है कि आखिरकार मंदी है या नहीं है। उसके बाद वैधानिक अंतराल। देखिए, सरकार मान लीजिए कोई मौद्रिक नीति, कोई पॉलिसी चेंज करने की बात कर रही है तो उसके लिए कमेटी बैठेगी। हो सकता है कई परिस्थितियों में सरकार से भी परमिशन लेनी पड़े। यानी कि इस पूरे के प्रोसेस में टाइम लगता है। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि मौद्रिक नीति इफेक्टिव नहीं है, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में जब कोई झटका लगता है, कोई मंदी और तेजी आती है, तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले जो गैप क्रिएट होता है उसे बोलते हैं क्रियान्वय अंतराल। क्रियान्वय अंतराल का मतलब है कि सूचना इकट्ठी करनी पड़ती है जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन करती है, उसमें टाइम लगता है, और उसके बाद लेजिस्लेशन कानून पास करना पड़ता है, तब जाकर हम कोई उपाय अपनाते हैं। और उसके बाद मान लीजिए सरकार ने क्या कहा कि सरकार को लगता है कि मंदी की स्थिति है, मंदी की स्थिति की पहचान की, पहले सूचना इकट्ठी की, आंकड़े इकट्ठे किए, आंकड़े इकट्ठे करने के बाद उसकी पहचान की, पहचान करने के बाद सरकार ने उपाय अपनाए। इसको करने में मान लीजिए 12 महीने लग गए, हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन जैसे सरकार उपाय अपनाएगी तुरंत उसमें इफेक्ट नजर आने नहीं लगेगा। प्रभावशीलता यानी कि समस्या की प्रभावशीलता आने में भी लगभग आप कह सकते हो 12 से 18 महीने लगते हैं। यानी कि मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता यानी कि ओवरऑल
जो प्रभावशीलता है उसको जानने में भी लगभग 12 से 18 महीने लगते हैं। यानी कि जब सरकार मंदी की स्थिति को दूर करने का उपाय अपना रही है, मंदी की उपाय अपना रही है, तो मंदी के उपाय अपनाने में लगभग आप समझ लीजिए लगभग कितना सारा समय लग गया। एक तो क्रियान्वयन में गैप लगा लगभग 12 महीने का और प्रभावशीलता में लगभग गैप लगा 12 महीने का, तो 2 साल का गैप आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 2 साल फिक्स है, कई बार हो सकता है 6-6 महीने में ही आपको नजर आ जाए, लेकिन आमतौर पर यह कहा जाता है कि मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता यानी कि टोटल जो प्रभावशीलता है, जिसका मतलब है कि आंकड़ों को सूचना इकट्ठा करना, पहचान करना, वैधानिक अंतराल करना, इसमें ओवरऑल मिलाकर 12 से 18 महीने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि मंदी का उपाय अपनाने का आप जब प्रयास करो तो वास्तव में अर्थव्यवस्था में मंदी रही नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, बल्कि एक डायग्राम से समझा देता हूं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं मौद्रिक नीति अंतराल की, मौद्रिक नीति अंतराल। मान लीजिए हम सिंपल एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड और ये एग्रीगेट सप्लाई है, जो कि इक्विलिब्रियम लेवल है y0 यानी कि जीडीपी का लेवल है y0 और प्राइस लेवल है p0। हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो y स्टार है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में एक तरीके से रिसेशन चल रही है। ये मान लीजिए हमारा है फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल, यानी कि इकोनॉमी अगर यहां पर होती तो फुल एम्प्लॉयमेंट होता, और ये जो कंडीशन है ये किसको दिखा रही है? मंदी को दिखा रहा है, मंदी को दिखा रहा है। दोस्तों, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है आपको कि मंदी क्या होती है, तेजी क्या होती है। बेसिकली आप याद रखिएगा कि जब कोई इकोनॉमी में वास्तविक जीडीपी का स्तर संभावित जीडीपी से कम होता है तो उसको मंदी अंतराल कहते हैं। अब हमारे को यहां पे पहुंचना है, यानी कि गवर्नमेंट को यह बात पता लगने की में कई समय लगेगा, यानी कि सूचना इकट्ठी करनी पड़ेगी, सूचना में इकट्ठी करनी पड़ेगी, सूचना के बाद उसकी पहचान करनी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, पहचान के बनाने के बाद कोई वैधानिक उसको स्टेप लेने पड़ेंगे, वैधानिक स्टेप लेने पड़ेंगे, और इसमें काफी सारा समय लग गया, जिसकी यानी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगी। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया और एग्रीगेट डिमांड AD1 हो गया, लेकिन मंदी दूर ना होकर ये तेजी की स्थिति में इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसे करने में लगभग मान लीजिए 12 महीने का समय लगा, और 12 महीने के अंदर अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिकली सुधार हो गया। इसका मतलब जो निजी निवेश में कमी देखने को मिली थी वो निजी निवेश और बढ़ गया, यानी कि ये मान लीजिए सरकारी निवेश बढ़ा और ये मान लीजिए निजी निवेश बढ़ा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी से निकल के तेजी की स्थिति में आ गई। अब प्रॉब्लम फिर वही पैदा हुई कि अब तेजी की स्थिति इकोनॉमी में आ गई है, इसको जानने में सरकार को समय लगेगा, और जब तक सरकार नीति अपनाएगी हो सकता है अर्थव्यवस्था में फिर से मंदी आ जाए। तो दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों ही बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना आसान हम मौद्रिक नीति को समझ रहे हैं कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ये कंट्रोल कर सकती है, उतनी आसान होती नहीं है। कई तरीके के अंतराल होते हैं, जिसमें से पहला अंतराल है क्रियान्वय अंतराल और दूसरा अंतराल है प्रभावशीलता अंतराल। क्रियान्वय अंतराल के अंदर भी जो पहला अंतराल होता है वो सूचना अंतराल होता है, दूसरा पहचान अंतराल होता है और तीसरा वैधानिक अंतराल होता है। इसके अलावा प्रभावशीलता अंतराल का मतलब है कि जब कोई पॉलिसी यूज की जाती है तो पहले दिन ही उसका असर नजर नहीं आता, उसका असर नजर आने में टाइम लगता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मौद्रिक नीति अंतराल के बारे में जितनी भी आवश्यकता है वो पता हो गई होगी। इसके अलावा दोस्तों MCQ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देखते हो तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।